हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। बोले आज का सेशन में हम लोग क्या कर रहे हो, कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। ये बताओ क्लास 12 में तुम लोग क्या क्या पढ़ लिए हो? इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ लिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ लिए हो, और क्या क्या पढ़ लिए हो? अच्छा, मैग्नेटिज्म नहीं हुआ, इलेक्ट्रोस्टैट और करंट हो गया। हाँ हाँ, तो अच्छा देखो, एक चीज़ तुम लोग याद रखना, अगर आईआईटी जेई मेन और एडवांस का प्रिपरेशन तुम लोग अच्छे से कर रहे हो तो केवीपीवाई के लिए तुमको कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। कुछ प्रॉब्लम हम लोग प्रीवियस ईयर का प्रॉब्लम आज हम लोग देखेंगे और इससे तुम्हें पता चलेगा किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करें, इलेक्ट्रोस्टैट के कुछ प्रॉब्लम आज हम लोग करेंगे। स्टार्ट करें, बताओ। चलो, ये क्वेश्चन जो है तुम लोगों का जो देखा हुआ होगा, तो ये बताओ तो इसका आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा? नहीं, इसका आंसर ए हो जाएगा। तो हाँ, इसका आंसर ए हो जाएगा, ये तो सभी को पता है। फिर भी हम यहाँ पे ये लिख दें, जैसे ये मान लो सॉलिड स्फीयर है, ये क्या है? सॉलिड स्फीयर। चार्ज डेंसिटी अगर यूनिफॉर्म हो तो ई का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला कब वैलिड है? जब आर क्या हो? ग्रेटर और इक्वल टू कैपिटल आर हो। एक मिनट, और जब ये आर जो है स्मॉल आर लेस और इक्वल टू कैपिटल आर हो तो इसमें क्या फॉर्मूला होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। यही होता है ना, आर रेडियस है। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये सभी को याद होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और ये क्वेश्चन देखो एक बार फिर से ये रिपीट हुआ है, ये देख लो कब पूछा है, बताओ तो। देखो 2010 का है और ये क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट हुआ है। आगे हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन करो, तो ये क्वेश्चन तुम लोग रीड कर पा रहे हो या वीडियो ब्लर आ रहा है? क्लियर है? ब्लर आ रहा है, थोड़ा वेट कर लेना, ठीक है ना, थोड़ा नेटवर्क का इशू है। हमें भी ब्लर ही दिख रहा है यहाँ पे। अंकुर जी, ये तो वीडियो ब्लर आ रहा है। तुम लोग हाँ, अब क्वेश्चन रीड कर पा रहे हो ना? ठीक है, क्वेश्चन रीड कर पा रहे हो? हेलो, ये क्वेश्चन रीड कर पा रहे हो? हाँ, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। जैसे मान लो ये जो है ये कोई मेटल है और इस मेटल के इनसाइड कैविटी है, तो ये रिजल्ट तुम्हें याद होगा। अगर इनसाइड कोई चार्ज है और कैविटी के इनसाइड ही कोई पॉइंट लेते हैं, ये डिस्टेंस आर है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये क्या हो जाएगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यानी कैविटी के इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह किस पे डिपेंड करेगा? चार्ज इनसाइड द कैविटी। और कैविटी के ये जो कैविटी है इसके इनर सरफेस पे जो चार्ज होगा, ये भी बता सकते हो, इसका वैल्यू क्या होगा? ये -q होगा, ठीक है ना। तो हाँ, एक चीज और याद रखना तुम यहाँ पे, ये जो चार्ज डेंसिटी है कैविटी के इनसाइड, कैविटी के इनर सरफेस पे जो चार्ज डेंसिटी होगा वह यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है।
डिपेंड ये करता है कैविटी कैसा है। ये जैसे मान लो हमने स्फेरिकल कैविटी ले लिया, ठीक है, और सेंटर पे चार्ज रख दिए Q, तो क्या होगा इस केस में, जो यहां पे इनर सरफेस पे चार्ज, ये हो जाएगा यूनिफॉर्म। अगर सेंटर पे नहीं रखते हैं, कोई और प्लेस पे रखते हैं, तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, अगर ये तुम्हारा ये जो कैविटी है स्फेरिकल कैविटी नहीं है, ठीक है ना, स्फेरिकल कैविटी नहीं है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। और आउटर सरफेस पे चार्ज क्या होगा, ये डिपेंड करता है हमने इस आउटर सरफेस पे कितना चार्ज प्रोवाइड किया है। इस टाइप का प्रॉब्लम तुम लोग किया होगा नहीं? तो इसका आंसर डी हो गया, ठीक है ना, इसका आंसर डी हो गया। तो इस कैविटी से रिलेटेड तुम लोग जो है क्या कहते हो, जैसे एक ये सेल है, फिर ये सेल है, फिर ये सेल लेते हैं, इस टाइप का प्रॉब्लम किए हो। जैसे हमने एक बार इस सेल को हमने ये कर दिया अर्थ, एक बार ये जो मिडिल में है इसको अर्थ कर दिया, एक बार सबसे इनर मोस्ट सेल को अर्थ कर दिया। तो इस टाइप का प्रॉब्लम तुम लोग सॉल्व किया होगा नहीं? ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। चलो अब ये प्रॉब्लम देखो, तो ये प्रॉब्लम देखो, तो ये हमें लग रहा है कूलम्ब लॉ पे बेस्ड ये है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं है। अगर तुम्हें रिजल्ट याद है तो एक लाइन में आंसर दे सकते हो। थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, अगर तुम्हें याद हो। नहीं, एक बार ट्राई करो, डी नहीं होगा, तुम लोग कैलकुलेट करो, ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से, टाइम दे रहे हैं। बी होगा, बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। अच्छा बी ही बोला तब तो सही है, हमें लगा डी बोल रहे हो। तो नहीं, एक किसी का डी आंसर भी आया है, ठीक है ना। तो ऐसा करें, जिनका डी आंसर है उनके लिए सॉल्व कर दें, जिनका एक बच्चे का डी आंसर है उनके लिए सॉल्व कर देते हैं। देखो यहाँ पे 3 इक्वल चार्ज कहाँ पे रखा गया है, वर्टेक्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, यहाँ पे ये चार्ज है, और ये ऑरिजिन से ये डिस्टेंस हमने मान लिया r। देखो तो प्रॉब्लम में शायद यही कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया है, व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ 3 चार्ज फ्रॉम द ऑरिजिन, यही r कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया है। अब ये बताओ, यहाँ पे अगर साइड ए मान लें, ए साइड मान लें, तो बता सकते हो r का वैल्यू a/√3 होगा। ये रिजल्ट याद है या नहीं, इसको याद ही रखना, बिल्कुल याद रखना। अगर चार्ज यहाँ q रख दो, यहाँ q रख दो और यहाँ पे q, तो इस पे एक फोर्स इधर हो जाएगा और एक फोर्स इधर हो जाएगा। अगर ये फोर्स F मान लें, ये फोर्स F का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/4 πε0 q² ना, और a का वैल्यू क्या है, a/√3। तो बताओ तो क्या यही वैल्यू होगा इस F का? अब देखो ये एंगल 60 डिग्री है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट √3F हो जाएगा। ये F और ये F, ये 60 है, दोनों फोर्स इक्वल है और 60 डिग्री पे है, √3F हो जाएगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहां पर देखो एक फील्ड दिया गया है, KR है, डायरेक्टेड टुवर्ड द ऑरिजिन। तो ये जो KR फील्ड दिया है, ये इस पे इस डायरेक्शन में सेंटर की ओर या ऑरिजिन की ओर एक फोर्स अप्लाई करेगा। ये तुम्हारा क्या है, फोर्स है, ठीक है ना। तो इसको लिखें K × R, और ये फोर्स क्या करेगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है इस डायरेक्शन में √3F, तो इस √3F को क्या करेगा, ये KR बैलेंस कर लेगा, और इसको सॉल्व करेंगे, और इससे देखो बी आंसर आ गया। तो जिसका आंसर डी है वो बता दो, उसको समझ में आ गया, ठीक है, मैसेज कर सकते हो। तो इसको कंप्लीट सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, आगे बढ़ जाएं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देख लो। सी होगा, कैसे सॉल्व किए हो?
अच्छा आंसर बनाए, अच्छा अच्छा प्रैक्टिस किए हो क्या? अच्छा रिसेंट में बनाए हो इसीलिए आंसर याद है। अच्छा 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 नहीं पता था, कोई बात नहीं है। देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर जो है सी नहीं, सी क्या बोला तुम लोग, सी बोले या बी बोले थे? इसका आंसर बी है। इस क्वेश्चन का आंसर बी है। हेलो हेलो, सुन पा रहे हो? डिस्कनेक्ट हो गया था। इसका आंसर बी है। बी आंसर है। बी आंसर है। बी आंसर है ना। देखो टू आइडेंटिकल पार्टिकल, ये m है और ये मास m है, चार्ज q है। बिगनिंग में कितना डिस्टेंस है? वेरी ग्रेट डिस्टेंस। तो इसका हम क्या मान लेते हैं? ये डिस्टेंस इन्फिनिटी मान लें? नहीं। और वेलोसिटी क्या है यहाँ पे? टू आइडेंटिकल पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज q आर शॉट एट ईच अदर फ्रॉम वेरी ग्रेट डिस्टेंस विथ इनिशियल स्पीड v। इसका स्पीड v है। तो बिगनिंग में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगा। कितना हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम वी स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और क्या यहां पर, हाँ मिनिमम सेपरेशन पूछा है ना। अगर मिनिमम सेपरेशन डी मान लें तो काइनेटिक एनर्जी टोटल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी में। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो आंसर 4 पाई, ये एप्सिलॉन नॉट के टर्म में है ना, तो कोशिश करना ये रख दें के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन ये डिस्टेंस डी। ठीक है, तो इसका आंसर बी दिया है। ठीक है, हाँ इसीलिए, ठीक है ना, तो थोड़ा सा केयर करना होगा, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट सही है, कॉन्सेप्ट तुम्हारा सही है, जो एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करना है, और लेकिन 2 मिस हो गया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे ना। चलो, तो थोड़ा थोड़ा ये सब जो है ना, थोड़ी गलती जो है ना, इसी को क्या करना है? ठीक करना है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन ये ट्राई करो। ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, क्वेश्चन रीड कर पा रहे हो? नहीं नहीं, तुम्हें ये बताना है यहां पे, ठीक है ना। ये जो है यहां पे 1, ये 2 और ये 3। 1 जो ग्राफ है किसके लिए है? इलेक्ट्रॉन के लिए या प्रोटॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए? हाँ, और समझ गए ना, क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। ये थोड़ा सा तुम्हें अलग टाइप का प्रॉब्लम दिखा होगा, लेकिन जितना तुम पढ़े हो उसके बेसिस पे तुम आंसर कर सकते हो। चलो दूसरे का भी आंसर देख लेते हैं। शाश्वत का आंसर डी है, और एक किसका आंसर था? अखिल। अखिल का आंसर ए है, शाश्वत का आंसर डी है। और किसी का कोई आंसर? डी आ रहा है, ए आ रहा है। चलो अब तो 50-50 हो गए डी, ए में और डी में। चलो
चलो सॉल्व करें। देखो क्या कर रहा है यहां पर, देखो 3 सिमेट्रिक ग्राफ है। किसके बीच का ग्राफ है? पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ है फॉर 3 एटॉमिक पार्टिकल। कौन कौन सा पार्टिकल है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और क्या? न्यूट्रॉन है। इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहां पे है? ऑरिजिन पे है। जैसे मान लो ये हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया, यहां पे ऑरिजिन मान लो और ये न्यूक्लियस है। बता सकते हो न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। यहां पर जो है ये, यहां पे ये मान लें, अगर इस डिस्टेंस को हम आर मान लें तो यहां पे जो आर होगा वह किसके इक्वल होगा? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के इक्वल होगा। यहां पर ये डिस्टेंस आर नोट लिया है तो यहां पर हम ये ले लें आर इक्वल टू आर नोट। इस पॉइंट पे ले लें आर इक्वल टू आर नोट। अब तुम ये बताओ, अगर यहां पे हम ये प्रोटॉन ले लें, क्या ले लें? प्रोटॉन। तो बताओ ये पॉजिटिव दोनों के बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वह क्या होगा? अगर अप्रॉक्स ये फॉर्मूला अप्लाई करें k/q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। r स्क्वायर नहीं होगा, r होगा। तो क्या लग रहा है ये एनर्जी जो होगा प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? तो बताओ तो। और r का वैल्यू अगर इनफाइनाइट रख दें तो एनर्जी 0 हो जाएगा। तो बता सकते हो किस ग्राफ में r टेंड्स टू इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया और न्यूक्लियस से बाहर एनर्जी पॉजिटिव है? किस में बताओ? सेकंड में। तो सेकंड किसका ग्राफ है? तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन देख रहे हो, सिंपल। तुमको तुम्हारे पास ये नॉलेज होनी चाहिए, इसी को अप्लाई करके इसका आंसर देना था। अब तो ये न्यूट्रॉन ही हो जाएगा ना, जब ये इलेक्ट्रॉन है ये प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन हो जाएगा। अखिल का आंसर सही था नहीं? शाश्वत बताओ, क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। चलो देखो, बोले थे ना फर्स्ट प्रॉब्लम जो था वही रिपीट हो गया। देखो तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या रिपीट हो गया? तो देखो, जो तुम जेई के लिए प्रिपरेशन जो कर रहे हो उसका जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है उसको तुम्हें याद रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सेकंड हो जाएगा ना। वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। चलो ये देखो तो, ये ठीक क्वेश्चन है। ये थोड़ा मिक्स कर दिया है। किससे मिक्स किया है? ये मिक्स किया है तुमको प्रोजेक्टाइल से मिक्स किया। हाँ, काइनेमेटिक्स में प्रोजेक्टाइल से मिक्स किया है। टाइम दे रहे हैं, ठीक है, सही आंसर करना। हाँ बताओ। हॉरिजॉन्टल रेंज कहाँ पे है? यहाँ पे हाँ, हॉरिजॉन्टल एल है, एल है ये हॉरिजॉन्टल रेंज एल, ठीक है। और ये यहाँ पे चार्ज 2q लिखा हुआ है और यहाँ पे ये L/2 और यहाँ पे चार्ज q है। L/4 किसका आंसर है? L/2, L/2 भी आंसर आ रहा है, L/3 भी आंसर आ रहा है, L/4 भी आंसर आ रहा है, L/3 एक का आंसर आ रहा है। हमें लग रहा है शायद अखिल ने बोला L/3 ना। अच्छा चलो ठीक है, L/3 आंसर होगा। देख लेते हैं, कुछ बच्चे मिस्टेक कर गए, इसको देख लेते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले समझ लो। क्वेश्चन में ये कह रहा है जो प्लैनेट जो है वह क्या है? सरफेस ऑफ प्लैनेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। अगर सरफेस ऑफ प्लैनेट अगर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हो जाए तो क्या हम इसको थीन चार्ज सीट मान सकते हैं? और इसके लिए फील्ड यहां पर यूनिफॉर्मली ई मान लें।
अब देखो यहां पे गिवन नहीं है ये चार्ज क्या है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। पॉजिटिव होगा तो ऊपर हो जाएगा ये फील्ड, और निगेटिव हो गया तो नीचे हो जाएगा फील्ड। ये क्लियर आ रहा है अगर निगेटिव हो गया तो। और चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा हो तो ई का वैल्यू क्या होगा तुम्हें याद है, सिग्मा अपोन क्या होता है, 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब सोचो इसमें कह रहा है व्हेन ए पार्टिकल ऑफ मास m नो चार्ज इज थ्रोन। देखो मास m है और चार्ज नहीं है, अगर चार्ज नहीं है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। इस केस में हमें रेंज क्या मिल रहा है, रेंज L मिल रहा है। तो ये बताओ L इक्वल टू ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। बताओ ये इक्वेशन क्लियर समझ में आ गया। अब तुम हमें ये बताओ सेकेंड केस में क्या, इसको डिलीट कर देते हैं। सेकेंड केस में कह रहा है ए पार्टिकल, सेकेंड केस में कह रहा है ए पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज q। देखो मास वही है और चार्ज q है विद द सेम इनिशियल कंडीशन, और इस केस में रेंज क्या होगा L/2। तो बताओ क्या हम यही फॉर्मूला अप्लाई करें, L/2 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, लेकिन इस केस में g चेंज हो जाएगा, g डैश लिख दें, और g डैश कहो या g इफेक्टिव, इसका वैल्यू क्या होगा, क्या लग रहा है यहां पर देखो रेंज डिक्रीज कर गया है, तो g इफेक्टिव इंक्रीज हुआ होगा या डिक्रीज हुआ होगा, इंक्रीज। तो यह क्या हो जाएगा, QE/m हो जाएगा g इफेक्टिव। अब कहोगे ये कहां से आ गया, तो QE हो जाएगा फोर्स और E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, और मास से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये हमें क्या मिल गया, g इफेक्टिव मिल गया। तो यहां पे रख दें, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g इफेक्टिव हो गया g प्लस QE/m। ठीक है, अब देखो L का वैल्यू यहां रख दें, L का वैल्यू यहां रख दो और इसको सॉल्व करके बताओ u स्क्वायर, हाँ ये u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2g इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g प्लस QE/m। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो QE/m जो होगा यह g के इक्वल आ जाएगा। ये चीज समझ में आ गया। अब यहां पर थर्ड केस में देखो अगर रेंज हमें फाइंड करना है तो R लिखते हैं, और ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g प्लस, देखो इस केस में तुम्हारा मास m है, चार्ज कितना है 2q है, तो यहां लिख दें 2QE/m। तो अब ये देखो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, और ये वैल्यू क्या होगा, g के इक्वल होगा, तो ये 1/3 u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g आ जाएगा। अब ये वैल्यू देखो L है ना, तो आंसर क्या आएगा, L/3 आ जाएगा। तो ये जो है काइनेमेटिक्स, यानी ये क्या कह सकते हो प्रोजेक्टाइल, बस ऐसे ये प्रॉब्लम को तो हम प्रोजेक्टाइल का ही मानेंगे। इलेक्ट्रोस्टैट का यहां पे सिर्फ ये यूज हुआ है नहीं, तो हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा L/3। तो जिनका ये प्रॉब्लम जो है आंसर गलत आ गया था उनको समझ में आ गया। चलो आगे ये प्रॉब्लम देखो, तो हाँ ये भी देखो मैकेनिक्स इसमें जो है इन्वॉल्व किया गया, मैकेनिक्स नहीं काइनेमेटिक्स का हो।
ट्राई कर रहे हो तुम लोग? ए ऑप्शन। चलो दूसरे का आंसर देख लें। √3u। ये ऑप्शन। हाँ बिल्कुल, तो नेटवर्क का इशू है, हम भी यहाँ पे देख पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल। चलो ऐसा करते हैं, ये सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। कुछ बच्चे का, सभी लोगों ने सॉल्व किया है या नहीं? सॉल्व करें तो क्या करें, आगे बढ़ जाएं या सॉल्व कर दें? नहीं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे नहीं, कुछ देखो, कुछ तो सॉल्व कर ही लिया होगा। अगर एक भी बच्चे जिनको रिक्वायर्ड है उनके लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। कोई ऐसा हो जिसके लिए सॉल्व करना हो, बोल सकते हो। सॉल्व नहीं करना है, आगे बढ़ जाएं। चलो, किसी ने ये प्रॉब्लम ना, तो वही तो हमने पूछ रहा था, सॉल्व करें या नहीं करें। देखो क्या कर रहा है, एट ए डिस्टेंस L, एक मिनट रुक जाओ, क्या कर रहा है यहां पे, एट ए डिस्टेंस L फ्रॉम यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग वायर ए चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन रेडियली आउटवर्ड विथ वेलोसिटी u। देखो इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर है, ठीक है, और यहां से L डिस्टेंस पे एक पार्टिकल को थ्रो किया गया है और वेलोसिटी क्या है, u है, ठीक है ना। अब कह रहा है यहां पे व्हेन पार्टिकल रीच ए डिस्टेंस 2L फ्रॉम द वायर इट्स स्पीड इज फाउंड टू बी √2u। जब ये पार्टिकल यहां पे आ जाता है, ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस तुम्हारा है 2L, तो वेलोसिटी यहां पे क्या हो जाता है, √2u हो जाता है। अब इसमें कह रहा है जब ये पार्टिकल 4L डिस्टेंस पे होगा, यानी यहां पे पार्टिकल होगा और ये डिस्टेंस कितना है 4L, तो इस समय वेलोसिटी क्या होगा। क्या यही क्वेश्चन है? सबसे पहले हमें ये बताओ, क्वेश्चन समझ में आ गया, इसके बाद सॉल्व करेंगे। अब देखो यहां पे, अगर हम मान लें किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल यहां पे है, यहां से x डिस्टेंस पे, तो बता सकते हो इस पार्टिकल पे फोर्स क्या होगा, Q इंटू E हो जाएगा, और इसका हमने यहां पे चार्ज पर यूनिट लेंथ लेमडा मान लिया, तो बता सकते हो E का वैल्यू क्या हो जाएगा, K लेमडा अपॉन x। तो F का वैल्यू क्या मिला, F का वैल्यू K Q, ठीक है, 2K लेमडा बाय x, ठीक है, 2K लेमडा बाय x, तो क्या हो जाएगा 2KQ लेमडा अपॉन x। F को MA लिख सकते हैं, बताओ तो बताओ यहां से A क्या हो जाएगा, 2KQ लेमडा, ठीक है ना, अपॉन mx। अब बताओ इस A को ऐसा लिख सकते हैं, V dV बाई dx लिख सकते हैं। तो यहां से अगर इसको समझ लिए हो तो इसको यहां से इसको हम इरेज कर दें, बाद में हम यहां से लिमिट ले लेंगे, बताओ। तो हाँ
तो यहां पे देख लेते हैं। तो ए का वैल्यू हमें क्या मिला था ये बता दो। तो वी डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या मिला था, 2k क्यू लेमडा अपॉन एक्स मिला था। तो यहां से वी डी वी इक्वल टू क्या मिलेगा, 2k क्यू लेमडा डी एक्स अपॉन एक्स। अच्छा कहां, यहां एम एक्स था। चलो ये समझ में आ गया, बताओ तो यहां तक। अब यहां पे ये बताओ, इंटीग्रेट कर दें बोथ साइड। देखो 2k क्यू लेमडा और m ये कांस्टेंट है, इसको हमने इंटीग्रेशन से बाहर रख लिया। अब ये बताओ जब x का डिस्टेंस, x जो है x इसका वैल्यू क्या था l, तो वेलोसिटी था यहां पे u। तो यहां पे लिखें x के वैल्यू l लिखें और यहां वेलोसिटी क्या लिख दें, u लिख दें। और जब x का वैल्यू यहां पे क्या होगा, नहीं 2l, तो यहां भी √2 भी √2u था। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 2k क्यू लेमडा बाय m का वैल्यू आ जाएगा। नहीं तो इसको सॉल्व करो तो क्या होगा, डायरेक्ट लिख दें v स्क्वायर बाय 2, तो 2u स्क्वायर अपॉन 2 माइनस u स्क्वायर अपॉन 2। देखो ये आ जाएगा अगर इसको सॉल्व करेंगे तो, और इधर हो जाएगा 2k क्यू लेमडा अपॉन m, और इधर क्या हो जाएगा बताओ, ln2 होगा या नहीं। हाँ अब इसी को हम एक बार फिर से लिखते हैं, v डी वी इक्वल टू 2k क्यू लेमडा अपॉन m डी एक्स बाय एक्स। फिर से इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब ये बताओ जब x के वैल्यू 2l है तो यहां पे √2u है, जब यहां 4l होगा तो यहां भी यही भी हमें फाइंड करना है। अब इसको अगर इंटीग्रेट करो तो क्या मिलेगा, v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ये क्या होगा 2u स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 2k क्यू लेमडा अपॉन m, ये ln2 हो जाएगा। इसको मान लो 2, इसको मान लो 1। अब बताओ 1 2 में देखो तो राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो 2u स्क्वायर अपॉन 2 माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2u स्क्वायर अपॉन 2। देखो तो इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है v का वैल्यू, ये 2 कैंसिल हो जाएगा और इस 2u स्क्वायर को इधर ले आओ तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, 3u स्क्वायर, v इक्वल टू √3u। ठीक है, हेलो, ये डिस्कनेक्ट ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा ये एक बार देख लो तो कहां पे दिक्कत है इसमें, अगर पूछना है तो इसका कोई छोटा मेथड तो नहीं है, ऐसे ही करना पड़ेगा। हाँ ऐसे कर सकते हो, अगर तुम्हें अच्छा कैसे फाइंड किए बताओ तो, थोड़ा सा 1 मिनट, कोई अगर शॉर्टकट बताए हो तो बोलो तो कैसे फाइंड किए हो, बोलो कैसे फाइंड किए बताओ। फिर से डिस्कनेक्ट हो गया क्या, हेलो, ये बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। हाँ बताओ तो कोई, हाँ तुम लोग कैसे सॉल्व किए बताओ तो। थर्ड लॉ, हाँ 1 मिनट, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है हमको बताओ। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करते हैं, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, याद आ रहा है क्या। यहां पर एक्सेलरेशन क्या था वैल्यू बताओ तो, एक्सेलरेशन इक्वल टू 2k क्यू लेमडा अपॉन mx, क्या ये कांस्टेंट है, नहीं है। इस
लेकिन तुम्हारा आंसर अगर आ गया था, इसे आंसर आ गया था क्या, √3u, तो बाय मिस्टेक आ गया होगा। समझ में आ रहा है या नहीं? हाँ, हम ये बोल रहे हैं, मेरा कहना ये है, जब ए कांस्टेंट हो तो क्या हम ये अप्लाई कर सकते हैं? बेसिक देखो, फंडामेंटल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर ए कांस्टेंट है तो ही ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या यहां पर ए कांस्टेंट है? देखो आंसर आ गया, उस पर नहीं जाओ, ठीक है ना। तो जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे S = ut + ½ या V = u + at या v² - u² = 2as, तो वहां पे ए कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर ना? अगर हाँ कोई किसी का कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है, आंसर आ गया होगा, बाय मिस्टेक आंसर आ गया, ठीक है। तो आगे बढ़ जाएं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, चलो एक ये ट्राई करो, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन रीड कर पा रहे हो? ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है इस प्रॉब्लम में, और कुछ नहीं है। अगर किसी को क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम होगा तो पहले ये पूछ लेना, ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ये जो है, ये यहां पे ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है me, और यहां पे फॉर्मूला है E = मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू c²। ट्राई कर रहे हो? ऑप्शन ए, हाँ नहीं, बी नहीं होगा, ए होगा, ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। देखो क्वेश्चन तो ये क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन में क्या कर रहा है पहले ये समझ लो। कह रहा है इलेक्ट्रॉन का एक मॉडल है,
ठीक है, एक मॉडल में इलेक्ट्रॉन को क्या माना गया है? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सेल कंसीडर किया गया है। इन वन मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m इज थॉट टू बी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सेल ऑफ रेडियस r एंड टोटल चार्ज E। इस मॉडल में क्या माना गया है? यह एक सेल है, तो सेल है तो चार्ज कहां पे होगा? सरफेस पे ही चार्ज होगा, ठीक है। और इसका मास me है और रेडियस r है, और इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है इस फॉर्मूला से दिया। हाँ क्या बोल रहे हो? ए आ रहा है ना? हाँ, तो इसमें हाँ आ जाएगा ना। जो पोटेंशियल एनर्जी होगा इसका क्या होगा? के क्या होता है? याद है किसी को पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला? अगर चार्ज यहां पे E है तो के ई स्क्वायर अपॉन 2r याद आ गया? और यह किसके इक्वल होगा? एम ई इंटू सी स्क्वायर के इक्वल होगा। क्या ऐसा ही बोल रहा है ना? यहां पे देखो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन दिस। तो ये इक्वेशन आ गया समझ में? अब देखो के का वैल्यू जानते हो, ई का वैल्यू जानते हो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, सी का वैल्यू जानते हो, सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। तो कैलकुलेट कर लोगे, ए आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, ठीक है। हाँ चलो ये देख लो, थोड़ा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, ठीक है। देखो एस बी और एस एक्स यही बोल रहे हो ना? क्वेश्चन दोनों में सेम ही रहता है, क्वेश्चन ही सेम रहता है, ठीक है ना। हाँ हेलो, क्या बोल रहे हो? बिल्कुल 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 बिल्कुल, उनके लिए एस एक्स है। ए ऑप्शन इसका नहीं है। हाँ ए ऑप्शन ही है, ए ऑप्शन है, सही कर रहे हो, ए ऑप्शन है। सभी का आंसर देखो ए आ गया, ऑप्शन ए। सॉल्व करना पड़ेगा, बताओ। अच्छा ठीक ठीक है, हम वेट कर रहे हैं। सी नहीं होगा, प्लस या माइनस में मिस्टेक हो रहा है तुम्हारा। सॉल्व करें, बताओ। देखो ये ए बी, ये तीन कॉन्सेंट्रिक सेल देख रहे हो, ये रेडियस क्या है? ए, ये रेडियस बी, ये रेडियस सी। यहां तक समझ में आ गया? अब यहां पे देखो कहीं लिखा हुआ है ए और बी कनेक्टेड है, ए और बी कनेक्टेड है, ए और बी को कनेक्ट कर दिए। और देखो तो सी ग्राउंडेड है, सी को ग्राउंडेड कर दो। अब तुम ये बताओ, ए और बी कनेक्टेड है, ए के आउटर सरफेस पे कोई चार्ज हो सकता है या ए के इनर सरफेस पे कोई चार्ज हो सकता है? कैविटी, हाँ, ए के इनर सरफेस पे कोई चार्ज नहीं होगा। ए और बी कनेक्टेड है तो ए के आउटर सरफेस पे भी कोई चार्ज नहीं होगा।
बी के इनर सरफेस पे भी कोई चार्ज नहीं होगा, और यहां पे चार्ज ले लें क्यू, और यहां चार्ज ले लें माइनस क्यू, बताओ। और आउटर स्फीयर जो है सेल, ये ग्राउंडेड है, तो इस सरफेस पे चार्ज जीरो हो जाएगा। अब बताओ बी का पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल ऑफ बी, क्या ये भी गिवन है? अब बताओ बी का पोटेंशियल क्या होगा ड्यू टू दिस चार्ज? ड्यू टू दिस चार्ज क्या हो जाएगा? पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन बी। और इस माइनस क्यू के लिए चार्ज क्या, इस माइनस क्यू के लिए पोटेंशियल क्या होगा? माइनस में आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन क्या होगा? बी होगा या सी होगा? सी। अब देखो अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्यू का जो वैल्यू मिलेगा ये तुम्हें मिलेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी बी सी अपॉन सी माइनस बी। ये क्यू का वैल्यू मिला ना, लेकिन ये नहीं पूछा है। क्या पूछा है देखो तो, हाँ पूछा है यहां पे माइनस क्यू पूछा है। चार्ज ऑन स्फीयर सी, सी पे देखो चार्ज क्या है, यही सी है, माइनस क्यू चार्ज है। तो समझ में आ गया ए आंसर कैसे होगा। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। हाँ, थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये देख लो, ये भी लग रहा है कैविटी टाइप का ही प्रॉब्लम है। काफी सिंपल क्वेश्चन है। बिल्कुल जीरो सही आंसर है। और किसी का आंसर बताओ? जीरो आंसर होगा। देखो देखो ये जो याद रखना, जैसे हाँ जैसे ये है ऐसे समझ लो। अगर मान लो यहां पे एक चार्ज है Q और एक चार्ज यहां पे है Q, ठीक है ना। ये पढ़ा होगा ना इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, तो ये मेटल है ना, तो ये Q2 इस Q1 पे फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता, और ये Q1 भी क्या होगा Q2 पे फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता है, ठीक है ना। अब इस पे हाँ, तो अब इस पे फोर्स अप्लाई कौन करेगा? तो देखो ये जो है Q1, अगर यहां पे कोई चार्ज आ गया, Q1 है तो इनर सरफेस पे माइनस Q होगा, और इसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा, इसके आउटर सरफेस पे चार्ज आएगा कुछ। अब हमने कोई चार्ज प्रोवाइड नहीं किया है तो यहां पे चार्ज हो जाएगा Q1। अब ये जो चार्ज है सरफेस पे, यह इस पे फोर्स अप्लाई कर सकता है। लेकिन यहां पे देखो ये जो है ये सरफेस, इसको क्या कर दिया गया है? ग्राउंडेड कर दिया गया है। तो इसका मीनिंग है क्या इस सरफेस पे कोई चार्ज होगा? नो चार्ज ऑन आउटर सरफेस। तो बताओ फोर्स यहां पे कह रहा है ना, हम एक चार्ज को रख रहे हैं तो इस पे फोर्स क्या लगेगा? तो क्या होगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। चलो ये बनाओ, तो ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है।
टाइम पीरियड। और यहां पर देखो तुम्हें पोटेंशियल दिया है, फोर्स नहीं दिया है। यहां पर देखो पोटेंशियल दिया हुआ है ना, फोर्स गिवन नहीं है। ऑप्शन ए नहीं होगा। रुको इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सुन पा रहे हो? देखो v इक्वल टू क्या दिया है, v इक्वल टू क्या दिया है, के आर दिया है। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, माइनस डीवी बाई डी आर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस के। अब देखो यहां पे एक मिनट, ये तुमको पोटेंशियल दे दिया है, ठीक है। तो बताओ फोर्स इक्वल टू हो जाएगा क्यू ई, तो माइनस के क्यू फोर्स हो जाएगा, चार्ज पार्टिकल अगर है तो। अब ये निगेटिव क्या बताता है, फोर्स जो होगा, जैसे मान लो ये फोर्स निगेटिव आ गया, जैसे ये ओरिजिन है, निगेटिव साइन इंडिकेट करता है फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, ओरिजिन के अलोंग होगा, टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। तो ये देखो अगर ये सर्कुलर मोशन में है, यहां पे चार्ज क्यू है, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में होगा के क्यू, तो क्या लिख सकते हैं, के क्यू इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहां से देखो हमें तो बस प्रोपोर्शनल देखना है ना, तो के क्यू एम को हटा के डायरेक्ट लिखें v प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर हाफ। यहां से v प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर हाफ आ जाएगा। लेकिन तुम्हें क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड ना, तो t इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई आर बाई वी हो जाएगा। अब देखो v प्रोपोर्शनल टू आर बाई 2 है, तो कितना मिलेगा, आर बाई टू नहीं, आर टू दी पावर हाफ है। तो बोलो t प्रोपोर्शनल टू तुम्हें क्या मिला। अच्छा हाँ बिल्कुल यही आंसर था ना। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चलो ये देख लो, इसमें फिर से कैनेमैटिक्स ऐड कर दिया गया है। अच्छा ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट दे दिया है क्वेश्चन। देखो एनसीईआरटी, इसका मीनिंग है एनसीईआरटी तुमको पढ़ना पड़ेगा, और क्लास 12 में हो तो एनसीईआरटी पढ़ना भी चाहिए। तो आंसर याद होगा, क्या आंसर होगा इसका अगर सॉल्व किए हो तो। बिल्कुल ये आंसर सही है। कैसे सॉल्व किए थोड़ा सा बताओगे। देखो ये यहां पर वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट होगा, इसको Vx मान लें, इसको Vy मान लें। Vx तो u ही हो जाएगा, अब Vy जो होगा ये हो जाएगा Vy। देखो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट होगा ना, कैपेसिटर है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है,
इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा है, तो ये हो जाएगा फोर्स अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगेगा, अगर ये डिस्टेंस l है तो टाइम हो जाएगा L/u। तो ये जो Vy है ये हो जाएगा a इंटू टी, और ये हो जाएगा a इंटू टी का वैल्यू L/u। और ये एंगल थीटा है, तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा Vy अपॉन Vx। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, Vy यहां पर AL/u और ये u है, तो AL/u स्क्वायर हो जाएगा। सेकेंड केस में यही क्या होगा, सेकेंड केस में बताओ। हाँ देखो, तो u क्या कर रहा है यहां पर, u डबल कर रहा है ना। अच्छा यहां पे नीचे, और हाँ इसको डबल कर दिए, जब इसको डबल करोगे तो 4 आ जाएगा, और यहां पे टेन थीटा कितना दिया 0.4, तो 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी में है ना। चलो ये बताओ, ये कैलकुलेशन ऑफ वर्क पे बेस्ड है। और यहां पर देखो सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है, यानी तुमको पॉजिटिव वैल्यू आंसर करना है। ट्राई कर रहे हो, एक हाँ सी ऑप्शन है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी है। तो ये बताओ सॉल्व करें या छोड़ दें, कोई ऐसा हो जिससे सॉल्व नहीं हुआ है, अगर किसी के लिए सॉल्व करना है तो बताओ। अच्छा एक बार बता दें, ठीक है, देख लो कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा तुम लोग जो सॉल्व किए हो तुम बता पाओगे कैसे सॉल्व किए हो, जैसे ये गिवन है। अच्छा सेल्फ एनर्जी होगी इसके, तुमने क्या किया है बताओ तो। अच्छा पहले सेल्फ एनर्जी लिख लिए, यही ना, फिर फाइनल सिचुएशन में सेल्फ एनर्जी, इनिशियल टोटल एनर्जी और फाइनल टोटल एनर्जी, इसी का डिफरेंस ले लिए, यही ना। हाँ चलो एक दूसरा मेथड बता देते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो ये चार्ज क्यू है, ये रेडियस आर है, ठीक है, इसको मान लो एक्स एक्सिस, इसको मान लो वाई एक्सिस। पहले किस चार्ज को ला रहे हैं बताओ तो, क्यू को या प्लस, देखो यहां पर किसको ला रहे हैं, सबसे पहले किस चार्ज को लाया जा रहा है, प्लस क्यू को। कहां पे रख रहे हैं, यहां पे रख रहे हैं। ये डिस्टेंस, ये कितना है, ये डिस्टेंस a/2 है। तो ये बताओ इस क्यू चार्ज को लाने में जो वर्क हुआ इसको W1 लिखते हैं। क्या इसको लिख सकते हैं, Q इंटू पोटेंशियल, ये पॉइंट अगर 1 मान लो तो V1 लिख सकते हैं, बताओ तो।
क्या ऐसा लिख सकते हैं इन Q इंटू V1, तो ये हो गया Q, V1 का वैल्यू क्या होगा, V1 का वैल्यू हो जाएगा यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। बताओ Q चार्ज को लाने में इतना वर्क होगा, हाँ स्मॉल q है, ठीक है ना, यहां ये सही है ना, बताओ यहां तक। अब किसको ला रहे हैं, माइनस क्यू को ला रहे हैं, यहां पे ये 0.2 है, माइनस क्यू चार्ज को ला रहे हैं, तो इसको लाने में जो वर्क होगा उसको ऐसा लिखे माइनस क्यू इंटू V2। अब ये बताओ माइनस क्यू V2 क्या होगा, V2 यहां का जो पोटेंशियल होगा, इस स्फेरिकल सेल के लिए पोटेंशियल क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, और इस प्लस Q के लिए पोटेंशियल क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A होगा। तो आप बताओ टोटल वर्क क्या होगा, W टोटल ऐड कर दें, तो बताओ, तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा ना, यहां प्लस है यहां माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा माइनस ये Q और ये Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, देखो यही मिलेगा। अब तुम्हें मैग्नीट्यूड बताना है तो आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, और तुमने जो सॉल्व किया वो भी सही है, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। चलो ये बताओ, काफी सिंपल क्वेश्चन है, ये क्लियर दिख रहा है ना, ये 4 किलो ओम है, 4 किलो ओम 1 माइक्रोफैराड, 1 किलो ओम, ये 2 किलो ओम है, और ये 6 वोल्ट। डी बोल रहे हो या बी बोल रहे हो, बी सही आंसर है, बी सही आंसर है, हाँ बी सही आंसर है। सॉल्व कर दें क्या, देखो यहां पे इसमें तो करंट फ्लो नहीं होगा, इसमें भी करंट फ्लो नहीं होगा, करंट सिर्फ इसमें फ्लो होगा, तो ये करंट फाइंड कर लोगे, ये करंट क्या होगा 6 वोल्ट अपॉन 2 + 1 3 किलो ओम, ये हो जाएगा करंट। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये करंट है 6 वोल्ट अपॉन 3 किलो ओम, और यहां पे रेजिस्टेंस है 2 किलो ओम, कितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ 4 वोल्ट हो गया, तो इस 2 किलो ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा 4 वोल्ट होगा। अब बताओ यही डिफरेंस इसके अक्रॉस भी होगा, यही डिफरेंस इसके अक्रॉस भी होगा, क्योंकि इसमें करंट तो है नहीं, और यही डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा, ये 1 माइक्रोफैराड है, तो इसमें चार्ज कितना आएगा 4 माइक्रोकूलम्ब, और इसमें कितना आएगा 2 माइक्रोफैराड है, तो 8 माइक्रोकूलम्ब, तो बी आंसर सही है। क्लियर ना, आगे बढ़ जाए। अच्छा ये बताओ, इसमें कहीं लिखा हुआ है बिगिनिंग में फाइंड करना है, या कहीं फाइंड किसी कोई इंस्टेंट पे, ऐसा तो मेंशन नहीं है। हाँ एसटीडी में क्या होता है, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है,
तो कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज हो गया तो उसको क्या मानेंगे, ओपन स्विच मानेंगे। चलो चलो एक ये क्वेश्चन देख लो, ठीक है, थोड़ा सा तुमको कैलकुलेशन करना पड़ सकता है इसमें। बी नहीं, बी आंसर नहीं है और डी भी आंसर नहीं है। हाँ ए हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। डायग्राम देखो कुछ ऐसा ड्रॉ किए हो डायग्राम, ये एल ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ऐसे ही इसके बाद अच्छा 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 मॉड्यूल में है, ठीक है। ये मास इधर m1 मान लो, तो ये m1g हो जाएगा। अच्छा ये बताओ कैसे सॉल्व करोगे इसको, m2g है, ठीक है ना। ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और इसमें फोर्स क्या होगा, एक तो ये हो गया m2g, एक इधर टेंशन मान लें T2, और एक इधर फोर्स हो जाएगा F, और एक इस डायरेक्शन में फोर्स हो जाएगा F, ये m1g, और इसमें टेंशन क्या होगा T1। अब बताओ तो कैसे सॉल्व करें। देखो कंपोनेंट में ब्रेक कैसे करोगे, कैसे ब्रेक करेंगे ये बता सकते हो। हाँ ये सही बोला, लामिस थ्योरम तो वो इजीली बता देगा इसका आंसर। बताओ ये 45 है, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 135, और ये कितना होगा, ये 60 है, तो बता सकते हो ये 60, ये एंगल कितना होगा 15 होगा, 15 होगा। और ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 15 सही है, देख रहे हो, ये और ये तो पैरेलल है ना, अरे ये और ये पैरेलल है ना, हाँ बिल्कुल ये और ये पैरेलल है, तो इसका और इसका सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, तो ये कितना होगा 120 ना, तो 180 होना चाहिए ना दोनों का सम, तो ये तो 60 है, तो 50 नहीं होगा 175 होगा। अब ये एंगल कितना होगा, ये एंगल क्या हो 105 ना, ठीक है। हाँ तो यहां से क्या लग रहा है, तुम कैलकुलेशन इजी होगा या नहीं। ये एफ अपॉन क्या लिख सकते हो, एफ अपॉन ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल 75 120 हो जाएगा, और यहां पे m2g अपॉन ये एंगल कितना sin 135। बताओ ये इक्वेशन समझ में आ गया। अब क्या ऐसा ही इक्वेशन यहां लिखोगे,
ये इक्वेशन के लिए ये कितना होना चाहिए, 135 होना चाहिए, ठीक है। और ये कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल देखो 105 और हाँ 105 हो जाएगा, तो ये 105 तो ये 75 हो जाएगा ना। तो इसमें बताओ तो एफ अपॉन क्या लिखना पड़ेगा, एफ अपॉन 105 और ये 45 150 होगा ना। और यहां M1G और क्या होगा M1G और ये एंगल 135, इक्वेशन 2। अब डिवाइड कर लें, सॉल्व हो जाएगा, बताओ इधर हो जाएगा एफ, ये एफ डिवाइड करें तो एफ कैंसिल हो जाएगा, यहां पे क्या होगा साइन 150 अपॉन साइन 120, ठीक है ना इधर। और इधर क्या होगा M2 अपॉन M1, देखो तो इतना आ रहा है इसको सॉल्व करने के बाद। तो ऐसे भी कर सकते हो, या स्ट्रिंग जो है उसके अलोंग ब्रेक करके भी सॉल्व कर सकते हो। हाँ, लाइन के अलोंग और परपेंडिकुलर तुम क्या कर सकते हो, ब्रेक करके फाइंड कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें एंगल को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बताओ, ये समझ में आ गया, ऑप्शन ए आ गया ना। तो आज का क्लास ओवर करें, बताओ। और तुम लोग याद रखना, अगर हाँ जेई मेन एडवांस का प्रिपरेशन अगर अच्छे से कर रहे हो तो KVPY के लिए तुम्हें टेंशन नहीं लेना है। लेवल भी तुमको समझ में आ गया होगा किस लेवल का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ओवर करते हैं आज का क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, ओके।